पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि होयुहाओ और तंग वुतुंग एक लाइटिंग बीस्ट का सामना कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। यह एक ऐसा जीव था जिसकी लंबाई 20 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था और उसकी पीठ पर अनगिनत उभरे हुए सींग थे। उसके माथे पर 3 सबसे बड़े सींग थे, जिनमें से हर एक 1 मीटर से भी लंबा था, और उसका पूरा शरीर बिजली की चमक से घिरा हुआ था। लेकिन अभी अभी तलवार के वार के बाद उसके लंबे सींगों में से एक पर बर्फ की परत जम चुकी थी। गॉड ऑफ इमोशंस के पास पहले डुलुओ कॉन्टिनेंट में शासन करने के लिए 2 मुख्य क्षमताएं थीं, मेंटल पावर और आइस। अल्टीमेट आइस। गॉड रेल में आइस गॉड जैसी कोई सत्ता नहीं है। आइस और वाटर का मूल एक ही माना जाता है, और वहां केवल वाटर गॉड है। लेकिन अगर आइस गॉड होता तो गॉड ऑफ इमोशंस खुद यह भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह योग्य होता। अभी जिस अल्टीमेट आइस का उपयोग हुआ था, उस तलवार कौशल का नाम था स्नो एम्परर्स 3 स्किल्स। गॉड ऑफ इमोशंस के पीछे जो प्रकट हुई, वह डुलुओ कॉन्टिनेंट पर उसकी मूल साझेदारों में से एक थी। करीब 70,000 साल से साधना कर रही एक शक्तिशाली सोल बीस्ट, आइस स्काई स्नो गर्ल। गॉड रेल्म के नियमों के कारण सोल बीस्ट देवता नहीं बन सकते और गॉड रेल्म में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आइस स्नो गर्ल और कुछ अन्य सोल बीस्ट्स विभिन्न कारणों से गॉड ऑफ इमोशंस के साथ विलीन हो गए और उसकी शक्ति का ही एक हिस्सा बन गए। ऐसी स्थिति में वे आखिरकार मानव संसार की सीमाओं को पार कर सके, गॉड रेल्म में आए और उन्हें गॉड रेल्म की पहचान भी मिल गई। वास्तव में अब वे स्वतंत्र अस्तित्व हैं। भले ही वे गॉड ऑफ इमोशंस से अलग हो जाएं, तब भी वे गॉड रेल्म में बने रह सकते हैं। हाँ, शर्त यही है कि गॉड रेल्म कमिटी की नजर में न आए। आखिरकार अब उनकी स्थिति डिवाइन बीस्ट्स के बराबर मानी जाती है, और मान लो अगर वे पकड़े भी जाएं, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तक गॉड ऑफ इमोशंस उनके ऊपर अपना नियंत्रण साबित कर सकता है, गॉड रेल्म कमेटी इसे मुश्किल से ही सही लेकिन स्वीकार कर लेगी। यहां जिस गॉड रेल्म कमेटी की बात हो रही है, वह सी गॉड के अधिकार क्षेत्र वाली गॉड रेल्म कमेटी है। गॉड ऑफ इमोशंस द्वारा इस्तेमाल किया गया आइस एक्सट्रीम अनपैरेलल स्किल आइस स्नो गर्ल के 3 गुप्त कौशलों में से एक था। जब वह डॉलुओ कॉन्टिनेंट में थी, तब वह गॉड ऑफ इमोशंस की सोल थी, और गॉड रेल्म में आने के बाद वह उसकी पार्टनर बन गई। बटरफ्लाई गॉड ने उस विशाल जीव को हैरानी से देखते हुए कहा, थंडर ड्रैगन। और लगभग अनायास ही यह शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा। थंडर ड्रैगन के बारे में गॉड ऑफ इमोशंस ने भी सुना था। वे थंडर और लाइटनिंग के प्रिय माने जाते हैं, और उनके भीतर ड्रैगन ब्लड भी होता है। जब ड्रैगन गॉड ने कई डिवाइन बीस्ट्स के साथ मिलकर विद्रोह मचाया था, तब थंडर ड्रैगन वंश के कई शक्तिशाली अस्तित्व भी थे। उन्होंने संसार को भारी नुकसान पहुंचाया था। बाद में अर्थ गॉड ने पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके थंडर ड्रैगन को मार डाला। ऐसे मिथिक बीस्ट्स उसी युग में ही मौजूद थे। गॉड रेल्म के उस युद्ध के बाद ऐसा माना गया था कि यह जाति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। फिर एक थंडर ड्रैगन यहां कैसे दिखाई दे सकता है? गॉड ऑफ इमोशंस के मन में एक अच्छा न लगने वाला विचार उभरा। उसे लगा कि इस बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की चालें इतनी सरल नहीं हैं। सामने मौजूद थंडर ड्रैगन आकार में बहुत बड़ा नहीं था। उन थंडर ड्रैगन्स की तुलना में, जिनकी व्यक्तिगत शक्ति फर्स्ट लेवल गॉड्स के करीब पहुंच सकती थी, इसमें अब भी काफी अंतर था। थंडर ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और उसकी पीठ की जड़ों से निकले नुकीले सींगों पर विशाल लाइटनिंग बॉल बनने लगे। हर थंडर बॉल गहरे बैंगनी रंग का था। उसके भीतर बिजली बादलों की तरह उथल पुथल कर रही थी और भयानक डिवाइन पावर की तरंगें फैल रही थीं। पूरा इलाका पल भर में गरजते थंडर क्लाउड से ढक गया। गॉड ऑफ इमोशंस के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। एक फर्स्ट लेवल गॉड होने के नाते वह थंडर ड्रैगन से नहीं डरता था। लेकिन यह जगह कोर एरिया के बहुत पास थी। अगर अंदर के गार्ड्स ने उसे और बटरफ्लाई गॉड को देख लिया, तो सच में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। उसे सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि वहां पहरा देने वाले देवता कम से कम फर्स्ट लेवल तो होंगे ही, इसलिए इसे जल्दी निपटाना जरूरी था। गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में डिवाइन लाइट चमकी। उसके पीछे स्नो एम्परर उससे जुड़ गई। उसका शरीर आगे की ओर तैरता हुआ बढ़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। लगभग टेलीपोर्ट की तरह अगले ही पल स्नो एम्परर थंडर ड्रैगन के सामने प्रकट हो चुकी थी। तुरंत ही उसके शरीर से एक हरी आकृति अलग हुई। दोनों स्त्रियां हाथ में हाथ डालकर घूमीं, और आइस ब्लू तथा ग्रीन रंग से मिला हुआ एक विशाल प्रकाश स्तंभ अचानक बाहर की ओर फूट पड़ा। आसपास का तापमान तेजी से गिर गया।
पहले से नम दलदली जमीन एक ही पल में जम गई। कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद सारे पौधे बर्फ की मोटी परत से ढक गए। वह भयानक ठंड पल भर में अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय गॉड ऑफ इमोशंस के सिर के पीछे का हेलो पूरी तरह आइस वाइट हो चुका था। एब्सोल्यूट जीरो, ये उसकी सबसे शक्तिशाली आइस एट्रीब्यूट वाली रेंज एबिलिटी थी। आते हुए खतरे को महसूस कर थंडर ड्रैगन के पीछे बने थंडर बॉल्स तेजी से निकल पड़े, ताकि गॉड ऑफ इमोशंस की ओर से दोनों ब्यूटीज द्वारा छोड़े गए संयुक्त हमले का सामना किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे थंडर बॉल्स उस विशाल नीले हरे प्रकाश स्तंभ से टकराए, भयानक रूप से संपीड़ित बिजली एक ही पल में जम गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे खुद स्पेस ठहर गई हो। यह समझना जरूरी है कि गॉड रेल्म में स्पेस को तोड़ना संभव नहीं होता, जब तक कि कोई गॉड रेल्म को छोड़ न दे, और उसके लिए भी बेहद ज्यादा डिवाइन पावर चाहिए होती है। लेकिन स्पेस को अस्थायी रूप से ठोस कर देना और उसे जमा देना, यह वही शक्ति है जो केवल फर्स्ट लेवल गॉड ही दिखा सकता है। स्नो एम्परर से अलग हुई हरे कपड़ों वाली लड़की का नाम आइस एम्परर था। वह भी एक पूर्व सोल बीस्ट थी, जिसका असली नाम आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन था। वह गॉड ऑफ इमोशंस का अनुसरण करने वाले शुरुआती अस्तित्वों में से एक थी। इस समय उन्होंने जिस मैजिकल स्किल का उपयोग किया उसका नाम था द प्राइड ऑफ द टू एम्परर्स ऑफ आइस एंड स्नो। यह गॉड ऑफ इमोशंस की सबसे शक्तिशाली आइस एट्रीब्यूट मैजिकल स्किल्स में से एक थी। बर्फ और हिम का पूर्ण मेल और एब्सोल्यूट जीरो का लगातार बढ़ना, इन सब ने इस आइस एट्रीब्यूट मैजिकल स्किल को उसकी चरम अवस्था तक पहुंचा दिया था। जब किसी भी एट्रीब्यूट को उसकी सीमा तक इस्तेमाल किया जाता है, तो वह सडन को भी चमत्कार में बदल देता है। और आइस एट्रीब्यूट तो वैसे भी वाटर एट्रीब्यूट से निकली एक अत्यंत शक्तिशाली अवस्था है। वाटर बेहद कोमल होता है, लेकिन जब वही जमकर आइस बनता है तो वह अत्यंत कठोर हो जाता है। इस रूपांतरण के दौरान जो विशाल ऊर्जा फूटती है, उसे ही टेम्परेचर कहा जाता है। थंडर ड्रैगन भले ही शक्तिशाली था, लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस के निर्दयी हमले के सामने आते ही दोनों के बीच का अंतर तुरंत साफ हो गया। एक डिवाइन बीस्ट की सबसे ऊंची सीमा सेकंड लेवल गॉड की पीक के बराबर होती है, और सामने मौजूद थंडर ड्रैगन भी इसी स्तर का था। वह चाहे जो भी कर ले, इस सीमा को पार नहीं कर सकता था। नीले हरे रंग की एक रोशनी की किरण चमकी, और जब सब कुछ फिर से साफ दिखाई देने लगा, तो उसी जगह एक विशाल बर्फ की मूर्ति खड़ी थी, जहां अभी थंडर ड्रैगन मौजूद था। हवा में मौजूद थंडर एलिमेंट बेकाबू होकर धीरे धीरे शांत हो गया, और आसमान में छाए थंडर क्लाउड्स भी बिना आवाज के बिखर गए। दोनों आइस और स्नो एम्परर्स रोशनी की दो धाराओं में बदल गए, फिर से उसके शरीर में विलीन हुए और गायब हो गए। गहरी सांस लेकर गॉड ऑफ इमोशंस ने अपने पास खड़ी बटरफ्लाई गॉड की ओर सिर हिलाकर इशारा किया। उनकी आकृतियां चमकीं और वे फिर से हवा में गायब हो गए। वे 2 बार खतरे में पड़े, लेकिन हर बार उन्होंने युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त किया। थंडर ड्रैगन के साथ भी गॉड ऑफ इमोशंस ने उसे मारा नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट जीरो की शक्ति से उसे जमा दिया। दरअसल यह जमाना एक सील जैसा ही था, और उससे निकल पाना बेहद कठिन था। हालांकि थंडर ड्रैगन की प्रबल जीवन शक्ति के कारण उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। गॉड रेल्म में जब तक अत्यधिक घृणा न हो, तब तक देवता एक दूसरे को मारकर गॉड्स को नष्ट नहीं करते। इसी कारण जब डिवाइन बीस्ट्स ने गॉड रेल्म में विद्रोह कर उपद्रव मचाया था, तब गॉड रेल्म के देवताओं ने उनसे गहरी नफरत की थी। आखिरकार जब वे उस छोटे से लेक तक पहुंचे, तो गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड का हाथ पकड़कर रुकने का संकेत दिया। उसने अपनी कॉन्शियसनेस को लेक की ओर फैलाया। लेक का पानी बेहद साफ था, लेकिन उसकी गहराई दिखाई नहीं देती थी। गहरे नीले पानी के नीचे मानो कोई अंतहीन अबिस छिपा हुआ हो। जब गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी कॉन्शियसनेस उसमें और भीतर तक बढ़ाई, तो यह बात और भी साफ हो गई। देखने में छोटा लगने वाला यह लेक असल में बेहद गहरा था। अपनी कॉन्शियसनेस की पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वह इसकी तली तक नहीं पहुंच पाया। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, कॉन्शियसनेस पर दबाव और उसकी खपत तेजी से बढ़ती गई। गॉड ऑफ इमोशंस के स्तर की कल्टीवेशन होने के बावजूद वह और आगे जांच करने का साहस नहीं कर पाया। आखिरकार वे यहां किसी को बचाने आए थे, और उन्हें अपनी ताकत संभाल कर रखनी थी। अच्छी बात यह थी कि वह पहले ही पानी के नीचे कई हजार मीटर तक जांच कर चुका था, और उसे इस छोटे लेक में कोई भी डिवाइन बीस्ट नहीं मिला। यह सच में सौभाग्य की बात थी। कोर एरिया जितना ऊंचा होता है, वहां की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। अगर यहां कोई डिवाइन बीस्ट मौजूद होता, भले ही उसकी व्यक्तिगत शक्ति थंडर ड्रैगन के बराबर ही क्यों ना हो, गार्ड्स को सतर्क करने के लिए वह काफी था।
तांग वुतोंग ने साफ तौर पर उत्साहित होते हुए कहा कि डैड यहीं हैं। गॉड ऑफ इमोशंस ने तुरंत कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। इस समय किसी भी तरह की हिचक की गुंजाइश नहीं थी। कास्टल जैसी उस इमारत में भले ही खतरा हो, लेकिन चूंकि सी गॉड ने खुद उन्हें यहां बुलाया था, इसलिए वे निश्चिंत थे कि खतरा होने पर भी वह इसकी परवाह नहीं करेंगे। अपनी परसेप्शन को चरम तक बढ़ाया, लेकिन बाहर की जांच कर रही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को वापस खींच लिया। फिर उसने बटरफ्लाई गॉड को साथ लिया और आसमान में मौजूद उस इमारत की ओर उड़ चला। दोनों की डिवाइन पावर आपस में मिल गई, एक दूसरे को सहारा देती हुई उनकी अवस्था को सर्वोत्तम बनाए रखे हुए थी, ताकि वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहें। स्टोन पिलर भले ही ऊंचा था, लेकिन उसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड इमारत के सामने पहुंच गए। बटरफ्लाई गॉड ने कहा कि मेरे पीछे आओ। उसके माथे पर बना गोल्डन ट्राइडेंट रून अचानक और तेज चमकने लगा। गॉड ऑफ इमोशंस को अपनी सिमुलेशन स्टेट बनाए रखने के लिए और ज्यादा डिवाइन पावर छोड़नी पड़ी, ताकि वे दोनों प्रकट न हों। गोल्डन लाइट की इस परत के भीतर उसे साफ महसूस हुआ कि बाहर की दुनिया मानो कट गई हो और उनकी अपनी ऑरा भी बहुत कम बाहर फैल रही थी। साफ था कि उसके फादर इन लॉ अपनी शक्ति से खुद को और अपनी पत्नी को सुरक्षित रखे हुए थे। अब इस बार मार्गदर्शन बटरफ्लाई गॉड कर रही थी। वह हल्के से एक विंडो सिल पर चढ़ी, फिर ताकत लगाकर अंदर कूदी, चुपचाप उड़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ती रही और कास्टल की चोटी की तरफ चढ़ती गई। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए गॉड ऑफ इमोशंस ने कास्टल के भीतर जांच के लिए अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का उपयोग नहीं किया। कौन जानता है कास्टल के अंदर किस स्तर का अस्तित्व मौजूद हो। अगर सच में कोई ऐसा है जिसकी कल्टीवेशन उससे अधिक हो या लगभग बराबर हो, तो फर्स्ट लेवल गॉड की तीखी परसेप्शन से तुरंत कुछ गड़बड़ पकड़ ली जाएगी। इसी तरह वे जल्दी ही कास्टल के शीर्ष पर स्थित एक स्पायर जैसी जगह की खिड़की तक पहुंच गए। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन उसके ऊपर गहरे बैंगनी रंग की रोशनी झिलमिला रही थी। अभी कुछ दूरी होने के बावजूद गॉड ऑफ इमोशंस ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव इंटेंट थी। उसी पल अंदर से सी गॉड की आवाज आई कि खिड़की के रास्ते जितनी जल्दी हो सके अंदर आ जाओ, चाहे गॉड ऑफ इमोशंस हो या बटरफ्लाई गॉड। इस आवाज को सुनते ही दोनों को गहरी राहत महसूस हुई, जैसे उन्हें अपना सहारा मिल गया हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी सोच जुड़ गई और साथ ही अपनी डिवाइन पावर को तेज कर दिया। गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड की कमर थामी, रोशनी की एक धारा में बदल गया और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से बनी उस खिड़की की ओर पल भर में जा पहुंचा। पुफ की हल्की सी आवाज के साथ उनके शरीर पर गोल्डन ट्राइडेंट से बना सुनहरा बैरियर साफ तौर पर फीका पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी परत को तोड़ दिया हो। अगले ही पल उनका शरीर हल्का हो गया और वे एक कमरे के अंदर प्रकट हो चुके थे। बाहर से स्टीपल जितना बड़ा नहीं दिखता था, अंदर से उतना ही जटिल था। भीतर कई परतें और रास्ते थे। साफ था कि इसमें स्पेस से जुड़े कुछ रहस्य छिपे हुए थे। कमरा गोल आकार का था। अंदर की साज सज्जा बेहद आलीशान थी और चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। नीले वस्त्रों में सी गॉड वहां खड़े थे। उनसे थोड़ी ही दूरी पर बटरफ्लाई गॉड की मां और सी गॉड की पत्नी शाओवू बिस्तर पर बैठी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, वह तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सी गॉड ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया, उनकी पहले से काफी उभरी हुई गर्भवती कमर को थाम लिया और हल्की नाराजगी से कहा, तुम देखो खुद को, प्रसव का समय पास है और फिर भी इतनी लापरवाह हो। स्यावू हंस पड़ी और बोली, मुझे अपनी बेटी और दामाद को देखकर खुशी हो रही है। अपने माता पिता को सुरक्षित देखकर टांग वुतोंग को भी बहुत सुकून मिला। उसने गॉड ऑफ इमोशंस का हाथ छोड़ा और तुरंत दौड़कर आगे बढ़ी। सी गॉड ने उसे भी बाहों में भर लिया। गॉड ऑफ इमोशंस ऐसा तो कर नहीं सकता था। वह बस नाक छूकर एक तरफ खड़ा हो गया और उनके परिवार को साथ की खुशी बांटते हुए देखता रहा। लेकिन उसी समय उसके मन में हल्की उदासी भी उठी। उसके अपने माता पिता और दोनों एंसेस्टर्स को भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ले गया था। पता नहीं उनकी हालत कैसी होगी। सी गॉड ने प्यार से अपनी बेटी के लंबे बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम सब ठीक हैं, चिंता मत करो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चाहे जो भी मकसद हो, वह हमें आसानी से नहीं मारेगा। इसी समय गॉड ऑफ इमोशंस आगे आया और सम्मान से बोला, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को मेरा प्रणाम। शाओवू ने सी गॉड की ओर हल्की शिकायत भरी नजर से देखा और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। उस समय यूहाओ को इतना सख्त प्रशिक्षण दिया, देखो अब हर बार कोई ना कोई मुसीबत हमसे जुड़ जाती है। सी गॉड ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, उसने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, उसका पद ऊंचा है,
पर्याप्त मो लियन के बिना गॉड रियल्म में पहुंचते ही वह सीधे फर्स्ट लेवल गॉड कैसे बन सकता था? फिर वह मेरा दामाद भी तो है। हर पहलू से जांचना जरूरी था। यू हाउ, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? यह कहते हुए उसने गॉड ऑफ इमोशंस को तेज नजरों से देखा। गॉड ऑफ इमोशंस हमेशा अपने फादर इन लॉ से थोड़ा डरता था। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डैड, मॉम, आप दोनों ठीक तो हैं ना? माता पिता कहे जाने पर शाओवू तुरंत खिल उठी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस जगह बदली है। ऊपर से तुम्हारे पिता के पास अब ढेर सारे काम भी नहीं है। इस बार वह मेरे साथ रह पाए, ये बुरा नहीं है। गॉड ऑफ इमोशंस के मुंह का कोना हल्का सा हिल गया। उसकी मदर इन लॉ वाकई बहुत निश्चिंत स्वभाव की थी। सी गॉड ने उसे छोड़ दिया और बटरफ्लाई गॉड से कहा कि वह अपनी मां को बिस्तर पर बैठने में मदद करे। इसके बाद वह खुद खिड़की की ओर चला गया। गॉड ऑफ इमोशंस भी तुरंत उसके पीछे पीछे गया और आदेश का इंतजार करने लगा। सी गॉड ने आंखें हल्की सी संकुचित की। उसकी गहरी आंखें समुद्र जैसी नीली थीं। वह गंभीर स्वर में बोला, इस बार सब कुछ अचानक हुआ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जरूर किसी को तुम्हारे पीछे भेजा होगा। तुम्हारे एल्डर ब्रदर और बाकी सबको भी पकड़ लिया गया है ना? जिस एल्डर ब्रदर की बात हो रही थी वह गॉड ऑफ इमोशंस के एंसेस्टर गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई थे। हाँ, गॉड ऑफ इमोशंस ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अनजाने में चिंता झलक आई। सी गॉड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज्यादा चिंता मत करो, वे सब ठीक रहेंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भले ही कुछ हद तक पागल हो, लेकिन वह इतना नहीं गिरा कि उन्हें मार डाले। उसके पास अभी भी सीमा है। गॉड ऑफ इमोशंस थोड़ा चौंका। उसके मन में अजीब सा भाव उठा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कैद किया और उनसे जुड़े कई गॉड्स को भी पकड़ा। फिर भी सी गॉड उसके प्रति बहुत घृणा नहीं दिखा रहा था। सी गॉड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम सोच रहे हो कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से नफरत क्यों नहीं करता, है ना? हाँ, गॉड ऑफ इमोशंस ने थोड़ा झुकते हुए कहा। सी गॉड ने शांत स्वर में कहा, नफरत हो या न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। गॉड ऑफ इमोशंस का शरीर हल्का सा कांपा और उसने कहा, डैड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आप पर सील लगा दी है। क्या मैं उसे खोल सकता हूं? सी गॉड से मिलने के बाद उसने साफ महसूस किया था कि जो डिवाइन पावर कभी समुद्र जैसी गहरी थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सी गॉड की डिवाइन पावर को पूरी तरह नष्ट करना असंभव था जब तक कि उसे मार न दिया जाए। इसका केवल एक ही मतलब था कि उसकी डिवाइन पावर को सील कर दिया गया है। सी गॉड ने कहा, तुम यह नहीं कर सकते। और मेरे शरीर में लगी सील सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़ी है। जैसे ही सील खुलेगी उसे तुरंत पता चल जाएगा। उस समय तुम्हारे पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। दुनिया के लॉ एनफोर्सर्स के सामने गॉड ऑफ इमोशंस की शक्ति अभी काफी नहीं है। गॉड ऑफ इमोशंस ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सी गॉड ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें कुछ बातें बताऊं। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बाकी किसी बात की चिंता मत करना। हाँ। यह सुनकर कि सी गॉड ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, गॉड ऑफ इमोशंस ने राहत की सांस ली। जब तक उसके फादर इन लॉ घबराए नहीं हैं, तब तक हालात जरूर पलटेंगे। आखिरकार फादर इन लॉ ने गॉड रेल्म को कई सालों तक नियंत्रित किया है। साफ था कि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। डैड, क्या आपने इस बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की चालों का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? गॉड ऑफ इमोशंस ने धीमी आवाज में पूछा। सी गॉड ने हल्के से सिर हिलाया। वह लंबे समय से मुझसे असंतुष्ट रहा है, लेकिन असल में हमारे बीच सिर्फ राजनीतिक विचारों का अंतर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद भी अपने सोर्स ऑफ स्लैंडर से प्रभावित है। उसका स्वभाव आक्रामक है और वह हमेशा अल्टीमेट को हासिल करना चाहता है। यही एक बड़ा कारण था कि दो गॉड किंग्स ने रेल्म से उतरने से पहले गॉड रेल्म मुझे सौंपा, न कि उसे, भले ही उसका गॉड रेल्म में इतिहास लंबा रहा हो। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि मैंने उससे यह वादा करने के बाद भी कि अगर 1 साल के भीतर वह विशाल संकट नहीं आया जिसकी मैंने भविष्यवाणी की है, तो गॉड रेल्म को उसके विचारों के अनुसार विकसित किया जाएगा। वह इतना भी इंतजार नहीं कर पाया। यह कहते हुए उसने पास ही बिस्तर पर अपनी बेटी से बात कर रही शाओवू की ओर बेबसी भरी नजर डाली। उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने और सवाल नहीं किए। वह समझदार था और सी गॉड की आंखों से ही बहुत कुछ समझ चुका था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सी गॉड दोनों गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर्स हैं और सी गॉड उसका शासक है। व्यक्तिगत शक्ति के मामले में
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शायद सी गॉड को हरा भी न सके। पूरे गॉड रेल्म को हिलाए बिना सी गॉड को इतनी आसानी से सील नहीं किया जा सकता था। इसमें निस्संदेह उसकी मदर इन लॉ की भी बड़ी भूमिका थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने समय भी बहुत सटीक चुना था, ठीक तब जब उसकी मदर इन लॉ का प्रसव समय नजदीक था। ऐसी स्थिति में सी गॉड को पत्नी और बच्चे की सुरक्षा के लिए समझौता करना पड़ा होगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इसे एक दुर्लभ मौका समझा। सच कहें तो यह वाकई मौका था, लेकिन उसका यह तरीका बेहद घटिया था। सी गॉड ने कहा, यूहाओ, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। यह कहते हुए वह गॉड ऑफ इमोशंस को एक तरफ ले गया, उससे धीमी आवाज में बातें की, फिर धीरे धीरे अपने मुंह से एक नीले जेड की मनके जैसी वस्तु निकाली और उसे गॉड ऑफ इमोशंस को सौंप दिया। यह वास्ट सी यूनिवर्स कवर है। कई सालों की रिफाइनमेंट के बाद यह एक डिवाइन ऑर्ब बन चुकी है। मैं इसे सी गॉड ऑर्ब कहता हूं। इसमें वही सब है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। तुम और वुटोंग इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे काम करने के तरीके से मैं निश्चिंत हूं। अगर कभी ऐसा ओपोनेंट मिले जिसका तुम सामना न कर सको, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा पकड़े जाने से बेहतर है कि सबसे पहले अपनी और वुटोंग की सुरक्षा को प्राथमिकता दो। समझे? सी गॉड की कोमल नजर देखकर गॉड ऑफ इमोशंस का दिल गर्म हो उठा। अब तक उसके मन में इस फादर इन लॉ को लेकर कुछ शिकायतें थीं, लेकिन इस वक्त उसका शक्तिशाली फादर इन लॉ एक कैदी की तरह था। फिर भी वह बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे सब कुछ अब भी उसके नियंत्रण में हो। सिर्फ उसकी निगाहें ही इंसान को भरोसा दिलाने के लिए काफी थीं। ऐसा व्यक्ति किसी का दिल कैसे न छुए। ऊपर से भले ही उसके शब्दों में ज्यादा स्नेह न हो, लेकिन उसकी आंखों में साफ एक परिवार का अपनापन दिख रहा था। हाँ डैड, चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी किसी को वुटोंग को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं उसे सुरक्षित आपके पास लौटाकर ही रहूंगा। सी गॉड ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे गले लगाया और कहा, जाओ। इसी समय बटरफ्लाई गॉड भी वहां आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, साफ था कि वह अभी रोई थी। सी गॉड ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में पूरा स्नेह था। उसने हल्के से उसकी गाल पर चुम्मा लिया और कहा, वुटोंग, बाहर रहते हुए युहाओं की बात मानना और जिद्दी बिल्कुल मत होना। फादर। तंग वुतोंग फिर से फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पिता से कसकर लिपट गई। मूर्ख लड़की, बिना आंधी तूफान झेले इंद्रधनुष कैसे दिखेगा? यह सब देर सबेर होना ही था। बस आने वाले अनजान संकट के लिए मैंने इसे थोड़ा पहले कर दिया। मैं तुम्हारी मां का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हम दोनों ठीक रहेंगे। अब युहाओं के साथ जाओ। तंग वुतोंग भावनाओं में बह गई थी। उसने सी गॉड की बातें ठीक से नहीं सुनी। अपने पिता के चेहरे पर चुम्मा लिया, फिर मुड़कर गॉड ऑफ इमोशंस का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से दूर चले गए। खिड़की के सामने खड़े होकर सी गॉड उनके जाते हुए स्वरूपों को देखता रहा। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने सिर हिलाया और कहा, यह छोटा लड़का आखिरकार मुझे निराश नहीं कर पाया। किसी समय स्याओवू उसके पास आ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या तुम्हें सच में अंदाजा था कि वे निकल पाएंगे? लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ और तुमने पहले से कुछ भी क्यों नहीं किया? सी गॉड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ चीजें अगर पहले से कर दी जाए तो क्या दूसरे उन्हें महसूस नहीं कर लेंगे? सिर्फ तब जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है, असली सच्चाई सामने आती है। शाओवू ने हल्की नाराजगी के साथ होंठ सिकोड़े और कहा, तीसरा सीनियर, अब जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे क्यों लगता है कि तुम किसी चोर जैसे दिख रहे हो। अगर तुम्हारी बेटी और दामाद भी पकड़ लिए गए तो तुम क्या करोगे? तंग सन ने कंधे उचकाए और कहा, निराश हो जाऊंगा। शो वू ने उसे हैरानी से देखा। तो फिर तुम? जंगल से बाहर निकलते ही गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाई दोनों ने राहत की सांस ली। जंगल से बाहर निकलने के बाद आगे का रास्ता अंदर जाने की तुलना में काफी आसान रहा, क्योंकि इस दौरान किसी भी डिवाइन बीस्ट ने उन पर हमला नहीं किया। शुरू से अंत तक किले में तैनात गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अधीनस्थों को भी उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला। इसमें सिर्फ गॉड ऑफ इमोशंस की डिवाइन स्किल्स की नकल करने की क्षमता का ही योगदान नहीं था, बल्कि इसमें सी गॉड की शक्ति की भूमिका भी साफ तौर पर शामिल थी। हालांकि सी गॉड की डिवाइन पावर को सील कर दिया गया था, लेकिन सी गॉड से बातचीत के दौरान गॉड ऑफ इमोशंस को यह समझ आ गया था कि सी गॉड की कॉन्शियसनेस पूरी तरह सील नहीं हुई थी, बल्कि केवल आंशिक रूप से ही सीमित की गई थी। आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सी गॉड के समान ही स्तर का पावर हाउस है। ऐसी स्थिति में उसके लिए सी गॉड को पूरी तरह सील करना असंभव था। वह केवल उसकी शक्ति को सीमित कर सकता था। यही वजह थी कि सी गॉड एक सीमा तक अपनी बेटी और दामाद की मदद कर सका,
लेकिन बस उतनी ही। क्योंकि बटरफ्लाई गॉड के भीतर बचपन से ही उसके पिता की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की छाप मौजूद थी, इसलिए वह उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के जरिए कुछ शक्ति संचारित कर सकता था। लेकिन वह न तो आक्रामक थी और न ही डिफेंसिव क्षमता वाली। स्वाभाविक रूप से अन्य किसी भी गॉड के पास ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती थी। अब आगे हमें क्या करना है? वूतोंग की आंखें अब भी थोड़ी लाल थीं। उसने अनिच्छा से बड़े जंगल की दिशा में देखा। वह सच में अपने माता पिता को जल्द से जल्द बचाना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि अभी वह समय नहीं है। उसे किसी बेहतर मौके का इंतजार करना होगा। पहले सी गॉड ने गॉड ऑफ इमोशंस को जो निर्देश दिए थे, वह उस समय अपनी मां से बात करने में व्यस्त थी, इसलिए उसने वे बातें सुनी ही नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से उसे यह भी नहीं पता था कि सी गॉड ने गॉड ऑफ इमोशंस को क्या सौंपा था। गॉड ऑफ इमोशंस ने अपना दायां हाथ खोला, जिसमें सी गॉड पर्ल दिखाई दी। पूरी सी गॉड पर्ल स्वच्छ नीली रोशनी से चमक रही थी। उसके भीतर मौजूद आभा समुद्र की लहरों की तरह रहस्यमयी ढंग से तरंगित हो रही थी। देखने में यह भले ही छोटी लगती हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता था जैसे किसी की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इसमें खिंचती जा रही हो। यह सी गॉड पर्ल सी गॉड द्वारा असंख्य वर्षों तक नर्चर्ड की गई थी। यह निस्संदेह एक अत्यंत दुर्लभ आर्टिफैक्ट थी। वोतोंग यह भी जानती थी कि सी गॉड पर्ल का पूर्व रूप वास्ट सी कैनकुन कवर था, जिसे उसके पिता ने शुरुआती वर्षों में डुलुओ कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन करते समय प्राप्त किया था और बाद में गॉड रेल्म में अपने साथ ले आए थे। इसकी जबरदस्त डिफेंसिव क्षमता इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि उसके पिता को उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने बेहद सावधानी से सी गॉड पर्ल को बटरफ्लाई गॉड के माथे पर लगाया। उसी क्षण बटरफ्लाई गॉड के माथे पर मौजूद गोल्डन ट्राइडेंट रून चमक उठा और सी गॉड पर्ल उसमें जड़ती हुई प्रतीत हुई। उसका आधा हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा था, जिससे हल्की नीली आभा फैल रही थी, मानो वह ट्राइडेंट रन का ही एक हिस्सा बन गई हो। गॉड ऑफ इमोशंस मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हारी 3 आंखें हो गई हैं, अब हम और भी ज्यादा पति पत्नी जैसे लगेंगे। बटरफ्लाई गॉड ने नाराज होकर कहा, यह मजाक करने का समय है? साफ साफ बताओ, डैड ने हमें आखिर करने को क्या कहा है? गॉड ऑफ इमोशंस ने जवाब दिया, चिंता मत करो, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ठीक रहेंगे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। फादर इन लॉ को पहले से अंदाजा था कि ऐसा दिन आएगा और उन्होंने पहले से ही कुछ तैयारियां कर रखी थीं। अब हमें कुछ खास लोगों से मिलने जाना है। इतना कहते हुए उसने अपनी दाहिनी तर्जनी से हल्के से सी गॉड पर्ल को छुआ। अचानक एक किरण फूटी और एक षटकोणीय लाल क्रिस्टल सी गॉड पर्ल से अलग होकर गॉड ऑफ इमोशंस के हाथ में आ गया। यह क्या है? तंग वुतुंग ने हैरानी से उस षटकोणीय लाल क्रिस्टल को देखा। उसकी आंखों में गहरा झटका साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वह क्रिस्टल आकार में बड़ा नहीं था, लेकिन उसके प्रकट होते ही आसपास की हवा का तापमान अचानक गिर सा गया। वह बेहद कम तापमान कोई साधारण ठंड नहीं थी, बल्कि एक भयानक दमनकारी मर्डरस ऑरा से भरी हुई थी। जैसे ही वह मर्डरस इंटेंट फैला, आसपास सब कुछ मानो शांत हो गया। इस आकाश और इस धरती में मौजूद हर चीज उस उभरते हुए मर्डरस इंटेंट से जकड़कर कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन बटरफ्लाई गॉड और गॉड ऑफ इमोशंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गॉड ऑफ इमोशंस पर इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पहले से ही पर्याप्त मजबूत थी, और बटरफ्लाई गॉड पर इसलिए नहीं क्योंकि वह इस वस्तु से पहले से परिचित थी। यह डैड का लॉ एनफोर्समेंट बैज है। क्या उन्होंने यह भी हमें दे दिया? बटरफ्लाई गॉड ने हैरानी से कहा। गॉड ऑफ इमोशंस ने सिर हिलाया और बोला, फादर इन लॉ ने मुझे बताया था कि उन्होंने कुछ बेहद अहम चीजें सी गॉड पर्ल के भीतर छिपा दी हैं। सी गॉड पर्ल को उन्होंने अपनी जीभ के नीचे छिपाकर रखा था, इसलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे ढूंढ नहीं पाया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गॉड रेल्म के केंद्र पर पूरा नियंत्रण पाने में कुछ समय लगेगा, और जैसे ही वह ऐसा कर लेगा, वह सबसे पहले हमें ढूंढने निकलेगा। लेकिन इस लॉ एनफोर्समेंट बैच के साथ हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। गॉड रेल्म का केंद्र हमारी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। बटरफ्लाई गॉड ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, यह तो वही लॉ एनफोर्समेंट बैज है जो पहले गॉड शूरा का था। इसकी मर्डरस ऑरा इतनी प्रचंड है कि डैड इस शक्ति का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।